legalbuzznow.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे आईपीसी को। फ्रेंड्स, आज आप हमारी जो ऐप है लीगल बज़ उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो भारत की सबसे पहली जो हिंदी जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन पोर्टल के लिए ऐप है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। जैसा कि हमने सेक्शन 11 तक आईपीसी में अच्छे से पढ़ लिया था, हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। अब आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 12 आईपीसी। फ्रेंड्स, आप पढ़ने से पहले बैरेक्ट खोल लीजिए। बैरेक्ट से ही पढ़ना है, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी हमें बैरेक्ट से पढ़कर करनी है। अगर आपके पास बैरेक्ट नहीं है तो मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। तो सेक्शन 12 क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो सेक्शन 12 को अगर मैं पढ़ूं तो बोलता है कि लोक, यानी ये डेफिनेशन खंड चल रहा है जिसमें लोक की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 12 में। यानी लोक शब्द जो है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 12 में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक। अब लोक की डेफिनेशन इसमें दी गई है कि लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। यानी इसमें बोला गया है कि लोक का अगर कोई भी वर्ग है या कोई कम्युनिटी यानी समुदाय है तो वह किसके अंतर्गत आता है, लोक शब्द के अंतर्गत आता है। तो इसको सिंपली लैंग्वेज में हमें याद रखना है कि लोक शब्द के अंतर्गत क्या आता है। इसके अंतर्गत लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। लोक वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, पहला कंडीशन टर्म दिया है लोक का यानी पब्लिक का, लोक का कोई भी वर्ग, पहले टर्म। दूसरा टर्म दिया है या लोक का कोई भी समुदाय। तो इन दोनों टर्म्स को याद रखना है कि लोक शब्द जो है, पब्लिक जो शब्द है उसके अंदर यानी पब्लिक का एक वर्ग आता है या कोई भी समुदाय आता है। बस इसको सिंपली ये डेफिनेशन हमें याद रखने की कोशिश करनी है। ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि लोक शब्द के अंतर्गत क्या आता है, तो लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जो है लोक शब्द के अंतर्गत जो है आता है। ये सेक्शन 12 पब्लिक की डेफिनेशन आईपीसी देता है। सेक्शन 30 सेक्शन 30 जो है डिफाइन करता है स्थान, सेक्शन 30 जो है निश्चित हो चुका है। यानी सेक्शन 30 में जो आपको हम बता दें कि जो सेक्शन 30 है वो 1950 में, सन 1950 में ये जो है निश्चित हो चुका है। यानी जो इसमें सेक्शन 30 में क्वीन शब्द यानी क्वीन शब्द की परिभाषा दी गई थी, लेकिन इसको आईपीसी में सन 1950 में जो है निश्चित कर दिया गया है। ये सिंपली याद रखना है। इसके बाद आता है सेक्शन 40। सेक्शन 40 जो आता है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब जो आ रहा है आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लें बैरेक्ट में। सेक्शन 14 डिफाइन करता है सरकार के सेवक की परिभाषा। सरकार के सेवक की परिभाषा सेक्शन 14 में दी गई है। बैरेक्ट से पढ़ें तो सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकारी के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। यानी ये बैरेक्ट में बताया गया है कि सरकार शब्द का टर्म जो बताया यूज किया गया उसका अर्थ क्या है। तो सरकार को सेवक शब्द के अंतर्गत जो है, जो सरकार का सेवक शब्द है इस शब्द के अंतर्गत क्या आ रहा है, इसको डिफाइन सेक्शन 14 कर रहा है कि सरकार के प्राधिकार के द्वारा, पहली टर्म
यानी सरकार के प्राधिकार द्वारा, यह प्राधिकार के अधीन, यानी सरकार ने अगर या तो उसको अपॉइंट किया है या उसके अधीन जो है नियुक्त है, यानी सरकार के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन जो भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए, भारत के भीतर टर्म बने रहने दिए गए, दूसरा टर्म नियुक्त किए गए, या नियोजित किए गए। इन टर्म्स को याद रखना है आप, नियोजित किए गए। यानी सरकार जो वर्ड है सेक्शन 14 आईपीसी के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत सरकार का सेवक से तात्पर्य ये होगा कि सरकार के प्राधिकार के द्वारा या उसके अंडर रहकर कोई व्यक्ति जो भारत के भीतर जो है बना हुआ है, किसी पोस्ट पर, किसी पद पर, या नियुक्त किया गया है या नियोजित किया गया है किसी कार्य को करने के लिए, तो वह ऑफिसर जो है, वह ऑफिसर या सेवक, वह ऑफिसर या सेवक जो है सरकार का सेवक है। ये डेफिनेशन से टर्म निकल कर आते हैं, इसे हमें समझना है और इन टर्म्स को याद रखना है कि सरकार का सेवक की डेफिनेशन सेक्शन 14 में इस प्रकार से दी गई है, जो सरकार के प्राधिकार या उसके अधीन भारत के भीतर बना हुआ है, नियुक्त किया गया है, नियोजित किया गया है कोई भी ऑफिसर या सेवक, वो सरकार का सेवक कहलाता है सेक्शन 14 आईपीसी में। तो सेक्शन 14 हमारा ये टर्म्स निकल कर आया पहला। इसके बाद आता है, ये हमारा हो गया, तो ये सेक्शन 14 कंप्लीट है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है। जर्नल एक्सट्रैक्शन जो है साधारण स्पष्टीकरण सेक्शन 6 से 52 है, चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे हैं। अब आता है सेक्शन 15 और 16 के बारे में कुछ। सेक्शन 15 और सेक्शन 16 इनको निरसित कर दिया गया है, आईपीसी में इनको निरसित कर दिया गया है। और सेक्शन जो 14 था वह सन 1937 में निरसित हुआ था, और सेक्शन 16 भी 1937 में निरसित हो गया था, तो इनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम बता दें कि सेक्शन 15 क्या था। सेक्शन 15 जो था उसमें ब्रिटिश इंडिया की डेफिनेशन दी गई थी, यानी इसमें पहले परिभाषा थी ब्रिटिश इंडिया, और सेक्शन जो 16 था उसमें दी थी, जो सेक्शन 16 था उसमें भारत सरकार की डेफिनेशन दी थी। यानी सेक्शन 15 में ब्रिटिश इंडिया और सेक्शन 16 में भारत सरकार की डेफिनेशन दी गई थी, और इन दोनों को निश्चित कर दिया गया था विधि, जो ब्रिटिश इंडिया जो शब्द है इसको विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निश्चित किया गया था, और सेक्शन 16 जो था भारत सरकार की जो परिभाषा थी, इसको जो है भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निश्चित किया गया था। तो लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। बस जनरल इंफॉर्मेशन याद रखें आप, हम एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब आता है हमारा सेक्शन 17। सेक्शन 17 सरकार। सेक्शन 17 सरकार की परिभाषा बताती है। सेक्शन 17 जो सरकार की परिभाषा बताती है, तो इसको डायरेक्ट से अगर पढ़ते हैं तो इसमें बोला गया है कि सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का द्योतक है। क्या बोला गया है कि सरकार शब्द
जो शब्द आईपीसी में यूज किया गया है वह किस अर्थ में लगाया जाएगा। तो सरकार शब्द जो है केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा तो इसको हम मानेंगे या तो उसका अर्थ केंद्रीय सरकार से है या राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अगर आईपीसी में कहीं भी इस टर्म यानी वर्ड का यूज किया जाता है तो इनका अर्थ हम या तो केंद्र सरकार से निकालेंगे या राज्य सरकार से निकालेंगे। सिंपली बस ये इतना सा ही आपको इस सेक्शन में याद रखना है। सेक्शन 18 भारत, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। सेक्शन 18 से सिंपल सा सेक्शन है लेकिन क्वेश्चन आते हैं। भारत, इंडिया की परिभाषा कि कहाँ पर है आईपीसी में, तो भारत की परिभाषा सेक्शन 18 में दी गई है आईपीसी में। भारत में जो सेक्शन 18 है उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत राज्य अभिप्रेत है। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत अभिप्रेत है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 18 में। वैसे तो अब हमारा एक्ट सब जम्मू कश्मीर जो है उस पर भी लागू है और जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्टिकल 370 में जो आंशिक रूप से परिवर्तन करके प्रभावी कर दिया गया था, लेकिन अभी इसमें अभी कुछ संशोधित जो प्रकाशन है उसमें आया नहीं है। तो लेकिन अभी हम फिलहाल इसको यहीं तक रखेंगे कि भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय ऑल ओवर इंडिया यानी संपूर्ण भारत से लगाया जाएगा। सेक्शन 19 इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए बैरेक्ट में। सेक्शन 19 न्यायाधीश, याद रख सकते हैं आप, न से 19 न्यायाधीश की डेफिनेशन सेक्शन 19 में दी गई है। तो न्यायाधीश टर्म का अर्थ क्या लगाया जाएगा अगर कहीं पर आईपीसी में इस वर्ड का यूज किया जाता है, ये बताया गया है सेक्शन 19 में। तो पहला टर्म ले लें, सिंपली सेक्शन काफ़ी डिटेल में है लेकिन हमें कुछ चीज़ें ही याद रखनी है। जैसा पहला टर्म न्यायाधीश शब्द से क्या लगाया जाएगा, तो पहला टर्म है प्रत्येक व्यक्ति जो पद रूप से न्यायाधीश है। याद रखें, जो पद रूप में न्यायाधीश है उसको न्यायाधीश माना जाएगा जो पद के रूप में कार्य कर रहा है, सिंपली। दूसरा टर्म, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो विधिक कार्रवाई में, दूसरा टर्म हमें याद रखना है, विधिक कार्रवाई, लीगल प्रोसीडिंग में क्या दे रहा है, अंतिम निर्णय, यानी वह इतनी पावर रखता है कि किसी लीगल कार्रवाई यानी विधिक कार्रवाई में जो है अपना अंतिम निर्णय सुना सकता है, उसके पास इतनी शक्ति है। पहले ये दूसरा टर्म हो गया। या, यहाँ लिखें या, याद रखें, या ऐसा निर्णय जिसकी अपील नहीं होने पर, यानी ऐसा निर्णय जिसकी अपील न होने पर, ध्यान से देखें, अंतिम हो जाए, यानी बोला गया कि ऐसा डिसीजन जिसकी कोई अपील नहीं हो पाती है और वह अंतिम हो जाए, ये दूसरा टर्म हुआ इसमें से। या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर, तीसरा निकल कर आ रहा है, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, क्या बोला गया है, पुष्ट किए जाने पर, यानी कंफर्म किए जाने पर।
क्या हो जाए, अंतिम हो जाए, यानी इन चीज़ों में से जो भी हो अंतिम हो जाए, यानी लास्ट फाइनल हो जाए। ये टर्म निकला कि जो विधिक कार्रवाई है उसमें ऐसा व्यक्ति जो अंतिम निर्णय दे सकता है या ऐसा निर्णय दे सकता है जिसकी अपील नहीं हो पाती है या नहीं की जा सकती है और वो फाइनल हो जाए। तीसरा टर्म या कोई अन्य प्राधिकारी है उसके द्वारा उस निर्णय को पुष्ट कर दिया जाए तो वह फाइनल हो जाए, वही जो है ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला न्यायाधीश है सेक्शन 19 में। ये दूसरा जो है इसका पार्ट है, यानी पहला पार्ट में तो हो गया जो पद रूप में न्यायाधीश है, दूसरा विधिक कार्रवाइयों में जो फाइनल डिसीजन दे सकता है या इस तरह की कंडीशनों को करके अंतिम निर्णय दे सकता है। अब हम देखते हैं तीसरा टर्म। तीसरा टर्म बोला गया है जो ऐसे व्यक्तियों के निकाय में से एक हो, यानी व्यक्तियों का कोई निकाय है, व्यक्तियों के निकाय में से एक है, यानी व्यक्तियों का समूह है या कोई निकाय बना है, संगठन है, उसमें से वह एक है जो अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, यानी फाइनल डिसीजन देने के लिए वह अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया है, वह न्यायाधीश है। ये तीसरा टर्म सिंपली। इसी तरह से ये तो हमारे तीनों टर्म जो है कंप्लीट हुए, जिसमें हमने पढ़ा कि पद रूप में कोई न्यायाधीश है या प्रत्येक व्यक्ति जो विधिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय दे सकता है या जिसकी अपील नहीं होने पर अंतिम हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस किसी निर्णय को पुष्ट कर दिए जाने पर वो फाइनल हो जाए, या ऐसा व्यक्तियों के निकाय में कोई एक व्यक्ति है जो विधि के द्वारा उसे सशक्त किया गया है कि वह अंतिम डिसीजन दे, तो ये न्यायाधीश हैं। ये तीनों टर्म्स हमने सेक्शन 19 में पढ़े। इसमें यही इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको आपको याद रखनी है। इसमें कुछ चीज़ें और भी है जिसे हमें ध्यान रखना है, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ काम का नहीं है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे इसके दृष्टांत जो है उसमें से कुछ चीज़ें निकल कर आती है, जब आप इसके बैरेक्ट में से दृष्टांत पढ़ेंगे तो उसमें से टर्म्स निकल कर आते हैं जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बोला गया है 8059 के अधिनियम 10 के संख्यांक 10 के अधीन किसी वाद में, किसी सूट में, किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर, किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर, याद रखें इसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या है? न्यायाधीश है, ये बताया गया है। और ये किसके माध्यम से बताया गया है? बंगाल किराया अधिनियम 8059। इस टर्म को याद रखें कि 8059 का अधिनियम संख्या 10 जो है उसके अंतर्गत इसमें बताया गया है कि वाद में अगर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला अगर कोई भी कलेक्टर है, किसी भी सूट में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी कलेक्टर है, तो उसको न्यायाधीश माना जाएगा बंगाल किराया अधिनियम 8059 के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर लें या इसको मार्क कर लें। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ लगते हैं कि क्या वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है? यस, सेक्शन 19 में बताया गया है इसको। उसी तरह से सेकंड टर्म जो है, किसी आरोप के संबंध में
जिसके लिए जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। यहाँ तो कलेक्टर के बारे में बात की गई। अब दूसरा टर्म निकल कर आया है, इसको भी आप नोट करें। किसी आरोप के संबंध में, यानी किसी अपराध के बारे में कोई आरोप लगाया गया है जिसके लिए जुर्माना या कारावास का दंड, क्या बोला गया है, जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो चुकी है, चाहे उसकी अपील होती हो या नहीं, ये बोला गया है। तो ऐसी अधिकारिता का जो प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट होगा किसकी की मजिस्ट्रेट शब्द की उसकी पद का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी अधिकारिता का जो प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट होगा वह न्यायाधीश होगा। यानी किसी आरोप के संबंध में अगर कोई जुर्माना या कारावास का दंड दे सकता है जो व्यक्ति अपॉइंटेड है, और जिसकी अपील होती भी हो या ना होती हो, लेकिन इस तरह की जो अधिकारिता का प्रयोग वो कर रहा है विधि के अधीन आबद्ध होकर विधि द्वारा लीगली, तो ऐसे अधिकारिता का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होगा वो जो मजिस्ट्रेट होगा उस मजिस्ट्रेट कहलाता है, तो वह भी न्यायाधीश ही कहलाएगा। ये सेक्शन 19 का दूसरा टर्म निकल कर आता है। उसी तरह से दृष्टांतों में से तीसरा टर्म, है मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7। मद्रास संहिता की सन 1816 के विनियमन 7 की बात की गई है के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाला, क्या बोला गया है, वादों का विचारण करने या, क्या बोला गया है, वादों का विचारण करने या उनको डिसाइड करने के लिए अवधारण करने की शक्ति रखने वाला जो पंचायत का सदस्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, पंचायत का सदस्य क्या है, न्यायाधीश है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग। यानी मद्रास संहिता का जो सन 1816 का विनियम 7 है उसके अकॉर्डिंग रहते हुए किसी वाद का विचारण करने का या उस वाद का अवधारण करने का जो अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, और अगर कोई पंचायत का सदस्य है जो ऐसा कर सकता है तो वह भी न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा इसके अकॉर्डिंग। ये तीसरा टर्म इम्पोर्टेंट, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि क्या पंचायत का सदस्य जो वादों का अवधारण या अवधारण करने की जो है शक्ति रखता है मद्रास संहिता सन 1816 के विनियम 7 के अकॉर्डिंग, क्या वो न्यायाधीश की श्रेणी में आता है, तो यह सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग वह वादों न्यायाधीश की श्रेणी में आता है। अब इसी सेक्शन में एक अंतिम टर्म और निकल कर आता है, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय के विचारण के लिए सपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है। क्या बोला गया है, किसी आरोप के संबंध में, यानी कोई आरोप है जिसके संबंध में वो विचारण कर रहा है, तो उसके संबंध में केवल अन्य न्यायालय को, किसी अन्य कोर्ट को उस मामले को सपुर्द करने की शक्ति है अन्य न्यायालय को विचारण के लिए।
करने की उसके पास शक्ति है कि वह किसी मैटर पर जो आरोप के संबंध में जिसपे उसको विचारण के लिए आया है उसको अन्य न्यायालय को वह विचारण के लिए ट्रांसफर कर सकता है, मामले को सपुर्द कर सकता है, और ऐसी पावर उसको लीगली दी गई है। तो ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने वाला अगर कोई मजिस्ट्रेट है वह भी क्या होगा, सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से सेक्शन 19 में काफ़ी टर्म निकल कर आए इस दृष्टांतों से कि न्यायाधीश की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। जैसे कलेक्टर है जो 8059 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करता है, बंगाल किराया अधिनियम 8059 के अकॉर्डिंग, तो वह न्यायाधीश की श्रेणी में हमने पढ़ा। उसी तरह से आरोप के संबंध में जिसके लिए वो जुर्माना या कारावास लगा सकता है, जिसको पावर दी गई है चाहे उसकी अपील हो या न हो, तो ऐसा अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। ये दूसरा टर्म निकल कर आया था। तीसरा टर्म जो हमने पढ़ा था मद्रास संहिता का जो सन 1816 का विनियम 7 है उसके अकॉर्डिंग विचारण और किसी मामले में अवधारण करने वाला जो पंचायत का अगर कोई सदस्य है इस अकॉर्डिंग, तो वह न्यायाधीश की श्रेणी में आता है। उसी तरह से चौथा टर्म निकल कर आया कि किसी भी आरोप के संबंध में जिसके लिए वह केवल अन्य न्यायालय को किसी मामले को ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास कोई मामला आता है आरोप के संबंध में जिसका वो विचारण करने के लिए उस किसी अन्य न्यायालय को ट्रांसफर करने की पावर रखता है, तो ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीश के सेक्शन 19 में न्यायाधीश की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से ये टर्म्स आते हैं जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछे जाते हैं और आपको डायरेक्ट में इनको अंडरलाइन करना है और इम्पोर्टेंट लगाना है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने सेक्शन 19 तक कंप्लीट किया और समझा। अगली क्लास में हम सेक्शन 20 से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आप लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से या www.legalbuzznow.com पर भी जाकर आप प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं और अपनी न्यायिक सेवाओं की तैयारी को प्रबल बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।